3. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पार्ट 7। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स लिंक कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस या लिंग संलग्न लक्षण व उनकी वंशागति। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स लिंग संलग्न लक्षण व उनकी वंशागति मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं उनको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं। इसको स्टडी करने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। जनरली ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स या इनको सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। जब ऑटोसोम्स की बात करते हैं तो सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सोमैटिक क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पर मोस्टली सोमैटिक कैरेक्टर्स ही निर्धारित होते हैं, इन पर दैहिक लक्षण ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एलोसोम्स का मतलब होता है वो क्रोमोसोम्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लिंग का निर्धारण करते हैं, उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स में जैसे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसमें से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और लास्ट का एक पेयर या तो XX या तो XY, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। मीन्स X and Y determines the sex of a progeny. सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, अब वो कैरेक्टर्स जो इन क्रोमोसोम्स पर भी इन क्रोमोसोम्स पर स्थित हो या इन क्रोमोसोम्स पर पाए जाएं, उनको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं। ज्यादातर कैरेक्टर सोमैटिक क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ज्यादातर दैहिक लक्षण जो होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स का मेन पर्पस होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन करने का। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो सोमैटिक कैरेक्टर्स जब सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं, चाहे तो X पर और चाहे तो Y पर, तब उनको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं। और उन कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस होती है, उन कैरेक्टर्स की जो वंशागति होती है, ऐसी इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में तकरीबन 100 से अधिक, मोर देन 100 सेक्स लिंक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनकी वंशागति इन्हीं X और Y क्रोमोसोम्स पर बेस्ड होती है। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो X एंड Y क्रोमोसोम्स के माध्यम से होता है। फीमेल में 44 प्लस XX प्रेजेंट होते हैं और मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो XX और XY क्रोमोसोम हैं, इनके साथ जो कैरेक्टर्स लिंक्ड हो जाते हैं और उनका जो ट्रांसमिट होता है अपनी प्रोजेनीज में, या ऑफस्प्रिंग्स में, उनको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये ऐसा होता है जब मियोसिस फर्स्ट के टाइम पर, जहां प्रोफेज फर्स्ट में सिनेप्सिस होती है। उस सिनेप्सिस की वजह से क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और इस जीन की वजह से एक ही पेरेंट के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स में भी कहीं कोई समानता नहीं होती, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर के थ्रू पढ़ चुके हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्स लिंक कैरेक्टर्स जो होते हैं इनके कुछ टाइप कैसे हो सकते हैं, कितने तरीके के सेक्स लिंक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के डिस्टिंक्टिव पार्ट पर प्रेजेंट हो। एक्स क्रोमोसोम, जब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और हल्का सा ट्विस्टेड होता है। तो हर एक एक्स और वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट तो होमोलोगस होता है, एक जैसा होता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो वाई में प्रेजेंट है लेकिन एक्स में नहीं पाया जा रहा, और एक्स में प्रेजेंट है लेकिन वाई में नहीं पाया जा रहा। तो जो पार्ट एक्स में प्रेजेंट है उस पर तो वो जीन पाया जाएगा जो एक्स लिंक कैरेक्टर का होगा, लेकिन उसका होमोलोगस जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाएगा। ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं। मीन्स उनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के डिस्टिंक्टिव पार्ट पर होते हैं, डिस्टिंक्टिव सेगमेंट पर होते हैं, और इनके होमोलोगस जीन्स जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। मैक्सिमम कैरेक्टर्स, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स एक्स लिंक्ड होते हैं। ज्यादातर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, इसलिए हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स को एक्स लिंक कैरेक्टर के नाम से भी जान जाते हैं। ये दोनों तरीके के होते हैं, डोमिनेंट भी एंड रिसेसिव भी। डोमिनेंट कैरेक्टर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रिसेसिव के सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डोमिनेंट में डोमिनेंट का एग्जाम्पल dental arrangement, in human, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में हमने देखा है कई बार दांतों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है वो डोमिनेंट एक्स लिंक कैरेक्टर होता है, जैसे दुतुसी का निकलना। ये कैरेक्टर्स, इसके जो जीन्स होते हैं वो वाई के डिस्टिंक्टिव सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं और इनके होमोलोगस जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। अब हम लोग बात करते हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स की। वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स मीन्स, अभी जैसे हम लोगों ने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बात की थी कि कुछ पार्ट वाई क्रोमोसोम का जो एक्स में नहीं प्रेजेंट होता है,
मीन्स इसके जीन्स वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिंक्टिव सेगमेंट पर। वाई क्रोमोसोम पर जीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम पर उसके होमोलोगस एलील्स एब्सेंट होते हैं या जीन्स एब्सेंट होते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वाई लिंक कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये हमेशा फादर से सन में ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल्स में प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम केवल सन में ही प्रेजेंट होगा, इसलिए ये फादर से सन में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अभी जो हमने एक्स लिंक कैरेक्टर्स की बात की थी, उनमें एक्स लिंक कैरेक्टर्स में फादर से डॉटर में और मदर से सन एंड डॉटर दोनों में ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि फादर में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वो डायरेक्टली डॉटर में जाता है, जबकि मदर में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से एक डॉटर में जाता है और एक सन में जाता है। वाई लिंक कैरेक्टर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं आउटर ईयर पिन्ना, ये जो कान का ऊपरी भाग होता है, मेल्स में इसमें बड़े बड़े लंबे सख्त बाल उगाते हैं, जिनको हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। थर्ड है आपका एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के होमोलोगस पार्ट पर प्रेजेंट हो। मींस वो पार्ट जो एक्स क्रोमोसोम में भी पाया जा रहा है और वाई क्रोमोसोम में भी पाया जा रहा है, मींस उसका जो होमोलोगस पार्ट है वहां पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अलील्स जो होते हैं वो एक्स पे और वाई पे दोनों पे प्रेजेंट होते हैं। जो जीन यहाँ प्रेजेंट होगा उसका होमोलोगस जीन इसमें प्रेजेंट होगा, वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कंप्लीट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस। या नेफ्राइटिस। कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस एंड नेफ्राइटिस। ये बात थी सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स की। ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। मेंडेलियन डिसऑर्डर नाम इसलिए दिया गया कि जेनेटिक्स की जो नींव थी वो मेंडल ने डाली थी, लेकिन हर जगह मेंडल के रूल्स अप्लाई नहीं होते थे। तो जहाँ पर मेंडल के रूल अप्लाई नहीं होते उनको यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नाम दे दिया गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे तो उससे पहले हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स मीन्स मनुष्य में जेनेटिक्स को स्टडी करना। इसके बारे में सबसे पहली बार या पूरी तरीके से हमको सर फ्रांसिस गैल्टन ने बताया था 1883 में, और इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से भी जाना गया। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो ह्यूमन से रिलेटेड फैमिलीज़ थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, उनको स्टडी किया और उनसे रिलेटेड डेटा को एक्सप्लोर किया। तब उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जिनके बिहाफ पे इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जाना गया।
उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने दो मेन हेड्स लिए थे। सबसे पहले स्पेशल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जिसको उन्होंने पेडिग्री एनालिसिस कहा। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है एक बहुत बड़े बड़े वंशावलियों को ले लिया। बड़ी वंशावलियों का मतलब ऐसे बड़े खानदान, ऐसे बड़े कुटुंब जिनके बारे में जानकारी हो, उनको लिया और उनके सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को नोट डाउन कर लिया। उनके बेसिस पर जो रिजल्ट्स आए उनको उन्होंने नोट डाउन किया और अपने डाटा में कलेक्ट किया। इसके बाद ट्विन्स को स्टडी किया और ट्विन्स में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को और एडेप्टेड कैरेक्टर्स को, ऐसे कैरेक्टर जो वंशानुगत होते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स जो उन्होंने अडेप्ट किए थे, बाहर से कहीं से उनके अंदर आए थे, ऐसे कैरेक्टर्स को अलग अलग करके स्टडी किया। जब पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए उन्होंने कुछ जो कैरेक्टर्स लिए थे वो था पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है हाथों में 5 से ज्यादा उंगलियों का होना, या हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये पाया गया कि ये जो कुछ कैरेक्टर्स थे ये स्पेसिफिक थे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे कैरेक्टर्स को इन्होंने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का भी नाम दिया और इनके बेसिस पर एक डाटा प्रिस्क्राइब किया। क्यों केवल इन कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने स्टडी किया था, क्यों इन चीज़ों को देखा था? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना इम्पॉसिबल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही थी कि उनको हम लेबोरेटरी में अपनी इच्छा अनुसार नहीं ट्रीट कर सकते। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें सब में नेचुरल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। इनको अपनी सहमति से, अपनी इच्छा अनुसार आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। ह्यूमन बीइंग्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लंबा होता है और नंबर ऑफ प्रोजेनिस जो ऑब्टेन होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। और जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक खासियत होती है कि ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उनको अडेप्ट करने की वजह से भी न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हो जाता है, जिसको हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एडेप्टेड हैं, जिनको एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अडेप्ट किया गया है। इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने दो मेथड यूज़ किए। एक तो फैमिली ट्री, कुछ अमेरिकन फैमिलीज थी, कुछ जापान की फैमिलीज थी। ज़्यादातर ऐसी वंशावलियों को, ऐसे पेडिग्रीज को उन्होंने यूज़ किया जहाँ पर बहुत सारे लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो ऐसी फैमिलीज़ को उन्होंने जब स्टडी किया तो उनसे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स मिले उनको उन्होंने इन अ फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो अगली स्टडी थी वो ट्विन्स के ऊपर की। ट्विन्स या जुड़वा बच्चे, इनके जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स थे और जो सोमैटिक कैरेक्टर्स थे उनको अलग अलग किया और उनके बेसिस पर जो डाटा इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने पेडिग्री का एनालिसिस किया। उससे उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारे क्लॉज दिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्विन्स के बारे में। अब बात करते हैं पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में सर फ्रांसिस गेल्टन ने बताया था। और ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने दो मेथड्स बताए थे। एक तो पेडिग्री एनालिसिस और दूसरा बाय ट्विन्स। पेडिग्री एनालिसिस के लिए भी बताया, अभी हम लोगों ने बात की कि पेडिग्री एनालिसिस बहुत सारी वंशावलियों का अध्ययन किया जाता है तो उसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ट्विन्स की बात करते हैं। ट्विन्स क्या होते हैं? ट्विन्स को जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, फ्रैटर्नल ट्विन्स और डाइजाइगोटिक ट्विन्स। हिंदी में भ्रातीय यमज या फिर
डाइजाइगोटिक द्वियुग्मनज ट्विंस जो होते हैं इनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है यहाँ पर एक एग और एक स्पर्म का, एक एग और एक स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो 2n होता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन इन ट्विंस के केसेस में क्या होता है, एक से ज़्यादा एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और 2 या 3 या मोर जाइगोट्स डेवलप हो जाते हैं। जाइगोट 1, जाइगोट 2। इनका फॉर्मेशन तकरीबन सिमिलर टाइम पे होता है, तो ये जो ऑब्टेन भी होते हैं वो भी सिमिलर टाइम पर होते हैं। तो ऐसे ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। यहाँ पर इनका जो जीनिक कंटेंट होता है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से फर्क होता है। ये उस तरीके का होता है जैसे 2 सगे भाई बहनों में होता है। कोई भी 2 सगे भाई बहन हो, उनका जो जिस तरीके का जेनेटिक कंटेंट होगा उसी तरीके का ये फ्रेटर्नल ट्विंस में होता है। ये देखने में एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे, इनके सेक्सेस भी सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं। एक जैसे दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, या एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं। आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब होता है ये वो होते हैं जहां पर जाइगोट तो बन गया, लेकिन किन्हीं कंडीशंस की वजह से इससे बनने वाला जो ब्लास्टोमेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है और 2 अलग अलग जाइगोट्स में या 2 अलग अलग एम्ब्रियोज में डेवलप करने लगता है। तो इनका जो जेनेटिक कंटेंट था वो सिमिलर रहेगा, जो यहाँ था वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। मीन्स इनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। सियामीज ट्विंस, ये जो सियामीज ट्विंस होते हैं, ये जो ब्लास्टोमियर यहाँ पर ब्लास्टोमियर जो टूटा था, जिसका क्लेवेज हुआ था, वो कई बार होता है, लेकिन होने के साथ साथ वो जुड़ा रह जाता है। और जुड़ा रहने के बाद में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी पार्ट के थ्रू दोनों ट्विंस जो होते हैं वो आपस में जुड़े रह जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, कई बार बच्चे सिर से जुड़े हुए होते हैं, कई बार एब्डोमिनल रीजन से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ट्विंस को हम सियामीज ट्विंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट हेरिडिटरी ट्रेट्स की। जब हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस किया और ट्विंस को स्टडी किया तो बहुत सारे लक्षणों के बारे में पता चला कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उन ट्रेट्स को हेरिडिटरी ट्रेट्स का नाम दिया गया और इसकी एक लिस्ट मैक कौशिक ने 1971 में तैयार की। उस लिस्ट के बिहाफ पर इन्होंने हेरिडिटरी ट्रेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था स्ट्रक्चरल ट्रेट्स। स्ट्रक्चरल ट्रेट्स के अंतर्गत वो चीज़ें आती थी जैसे हाइट, आई कलर, हेयर कलर, हेयर थिकनेस,
या हम कह सकते हैं जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे उनको हमने स्ट्रक्चरल ट्रेट्स का नाम दे दिया। फिर फंक्शनल ट्रेट, फंक्शनल ट्रेट्स में जैसे ब्लड ग्रुप्स, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में आने वाले ब्लड ग्रुप्स को स्टडी किया गया, या फिर कह लीजिए रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथिंग, एटसेट्रा। इसके बाद मेंटल ट्रेट्स की बात करते हैं। मेंटल ट्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईक्यू या कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, इंटेलेक्चुअलिटी, एटसेट्रा। जैसे घर में कोई साहित्यकार है तो उसका इफेक्ट प्रोजेनिस पर पड़ता है, किसी का साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसका इफेक्ट प्रोजेनिस पर पड़ता है। ऐसे ट्रेट्स को मेंटल ट्रेट्स का नाम दिया गया। एबनॉर्मल ट्रेट्स में हमने सारे डिजीजेस को काउंट किया, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया, नेफ्राइटिस, एटसेट्रा। मीन्स जितने भी हेरिडिटरी ट्रेट्स थे, ऐसे लक्षण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वंशानुगत हो रहे थे, उन ट्रेट्स को हेरिडिटरी ट्रेट्स का नाम दिया गया, वंशानुगत लक्षणों का नाम दिया गया, जिसकी लिस्ट मैककॉशिक ने 1971 में तैयार की और उस लिस्ट के बिहाफ पर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: स्ट्रक्चरल ट्रेट्स, फंक्शनल ट्रेट्स, मेंटल ट्रेट्स एंड एबनॉर्मल ट्रेट्स। स्ट्रक्चरल ट्रेट्स में हमने जितने सोमैटिक कैरेक्टर्स थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, दैहिक लक्षण थे, उनको रखा था, जैसे कि हमारी हाइट, आई कलर, आँखों का रंग, बालों की थिकनेस। फंक्शनल ट्रेट्स में हमने ब्लड ग्रुप्स को, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथनेस को, इन चीज़ों को रखा। मेंटल ट्रेट में हमने आईक्यू लेवल को, लर्निंग एबिलिटी को, इंटेलेक्चुअलिटी को, कि हमारा या किसी भी प्रोजेनी का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कितना है, और उसके बाद एबनॉर्मल ट्रेट्स में हमने सारे डिजीजेस के बारे में बात किया। इससे आगे के सेशन में हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।